Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत शीर्षक हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आधुनिक काल पर चर्चा हमने भी पिछले वीडियो में किया था। और आधुनिक काल जो है वो अनेक उप विभागों में विभाजित है। उनमें से जो प्रथम विभाजन था भारतेंदु युग, उसके पश्चात द्विवेदी युग, इन दोनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और तीसरा विभाजन हम देख लेते हैं। आधुनिक काल का जो तीसरा विभाजन हमें है उसको देखते हैं। इस विभाजन को, इस आधुनिक काल के क्रम को जारी रखने के लिए या इस क्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको आधुनिक काल अच्छे से समझना है तो इसके पूर्व वाला जो वीडियो है, इसके पहले वाला जो वीडियो है, उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये आधुनिक काल समझ में आएगा। अन्यथा ये आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आपको परेशानी होगी कि ये अचानक ये आधुनिक काल कैसे आ गया। आधुनिक काल का विभाजन का जो पहला वर्ग है या पहला विभाजन है वो किस नाम से हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपके क्रमबद्ध रूप से यह हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह समझ में आएगा। तीसरा विभाजन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा विभाजन जो है हिंदी पद्य साहित्य का वह है प्रगतिवादी युग। क्या है? प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग है जो तीसरा विभाजन है, वो प्रगतिवादी युग है। और प्रगतिवादी युग की अगर हम विशेषता बताएं तो प्रगतिवादी युग की यह विशेषता है कि इसमें जो शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। जो शोषित व्यक्ति हैं उनकी जो मनोदशा है, उनका जो दुख दर्द है, उसका चित्रण हमें प्रगतिवादी युग में देखने को मिलता है। प्रगतिवादी युग की जो अन्य विशेषताएं हैं, उनमें अन्य विशेषताओं में से जो प्रमुख विशेषता है वह है शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण तथा यथार्थवादी चित्रण। यथार्थवादी, जैसा समाज में चल रहा था, जैसा समाज में हो रहा था, जो भी चीज़ें घटित हो रही थी, उन घटनाओं को जो कवि हैं हूबहू वैसे ही अपनी कविता में स्थान दे देते हैं, कविता में उतार देते हैं। तो ये प्रगतिवादी युग की ये जो प्रमुख विशेषता है, और जो इसमें शोषित वर्ग होता है वो बहुत ज़्यादा शोषितों से पीड़ित होता है। पीड़ित होने के कारण उसमें एक विद्रोह का स्वरूप उत्पन्न होता है, विद्रोह उत्पन्न होता है, जिसे इस काल की प्रमुख विशेषता के रूप में रखा जा सकता है। और जो शोषित वर्ग है उसके प्रति कवियों की सहानुभूति, लोगों की सहानुभूति रहती है। तो इस काल की जो विशेषताएं हैं उनमें ये भी प्रमुख हो गई, क्रांति की भावना और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण तथा जो लोगों की इन शोषितों के प्रति जो सहानुभूति है उसका चित्रण किया गया है और यथार्थवादी चित्रण किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस काल की जो प्रमुख विशेषता है, प्रवृत्तियां हैं, क्या हैं। इस काल की जो प्रवृत्तियां हैं, इस काल की प्रवृत्तियां, उसमें पहली प्रवृत्ति है शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। और दूसरी विशेषता इस युग की हमें देखने को मिलती है क्रांति की भावना। कौन सी विशेषता? क्रांति की भावना। क्रांति की भावना इस काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और शोषित वर्ग के प्रति जो सहानुभूति थी वह भी इस युग में दिखाई पड़ती है। तो प्रगतिवादी युग की जो उत्पत्ति हुई है साम्यवाद से हुई है। साम्यवाद से उत्पत्ति होने के कारण इसकी जो विशेषता है
व शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण और क्रांति की भावना, दो विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम इस काल की विशेषताओं को छोड़ दें, इस काल के जो प्रमुख कवियों पर चर्चा कर लें, तो यहाँ पर हम एक तरफ कवि देख लेते हैं, कौन कौन से कवि थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। रचनाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं इस युग में रची गई, उन रचनाकारों, कवियों और रचनाओं के नाम देख लेते हैं। तो कवियों में सर्वप्रथम नाम आता है जो प्रगतिवादी युग के जो कवि थे, उसमें शिवमंगल सिंह सुमन आते हैं। पहला जो नाम है वह शिवमंगल सिंह सुमन का है। शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन का नाम आता है और इनकी जो रचना है वह है विंध्य हिमालय। कौन सी रचना है? विंध्य हिमालय। इनकी रचना विंध्य हिमालय है। दूसरे कवि के रूप में हम देखते हैं कि नागार्जुन का नाम आता है। दूसरे कवि नागार्जुन हैं। नागार्जुन जिनकी रचना है प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें। ये दो महत्वपूर्ण कवि हैं जो इस युग के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं और उनकी रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन, उनकी रचना विंध्य हिमालय, और नागार्जुन जिनकी रचना प्यासी पथराई आंखें। दो कवि हैं और इस काल की जो विशेषता है मैंने आपको बता दी। इस काल की जो प्रवृत्ति है उसको बता दिया, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, और दूसरा क्रांति की भावना। और कवि के रूप में शिवमंगल सिंह सुमन और नागार्जुन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना विंध्य हिमालय और नागार्जुन की जो रचना है प्यासी पथराई आंखें। तो ये विशेषता हो गई प्रगतिवादी कवियों। और प्रगतिवादी कवियों की एक और प्रमुख विशेषता थी, वह थी कवियों के जो छंदों के बंधन थे। कवियों ने जो छंद के बंधन थे उसको उन्होंने क्या किया? तोड़ दिया। इसके पहले हम देखते हैं जो छायावाद है। छायावाद में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहते हैं, वे छंद के बंधनों को नहीं मानते हैं। वे बिना छंद के बंधन की कविताओं की रचना करते हैं, इसीलिए उन्हें मुक्त छंद का प्रणेता कहा जाता है। मुक्त छंद की विशेषता या मुक्त छंद की शुरुआत करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। और उनके जो कविताएं हैं, वो जो कविताएं हैं उनमें ज़्यादा अधिकतर मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला युग देख लेते हैं, कौन सा युग है? इसका जो चौथा युग है उसको देख लेते हैं। प्रयोगवादी युग आता है। प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग आता है और प्रयोगवाद का हम आरंभ 1943 ईस्वी में होता है। प्रयोगवाद की जो शुरुआत होती है, प्रयोगवाद का जो आरंभ होता है वह 1943 ईस्वी से होती है। 1943 ईस्वी में इसलिए मानी जाती है क्योंकि 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है। किसका प्रकाशन होता है? प्रथम तार सप्तक का। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में होता है। 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक
प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवादी युग का प्रारंभ माना जाता है। इस जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो हमने बता दिया कि 1943 के प्रथम तार सप्तक के साथ ही इस युग का प्रारंभ माना जाता है और द्वितीय तार सप्तक जो है 1951 ईस्वी में प्रकाशित होता है। जो तृतीय तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन है 1959 ईस्वी में होता है और चतुर्थ तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1979 ईस्वी में होता है। इन तार सप्तकों के साथ इस युग का प्रारंभ हो जाता है और इस युग की जो मुख्य विशेषता है वह है घोर वैयक्तिकता। घोर वैयक्तिकता के साथ ही इस युग का प्रारंभ होता है और इसकी जो प्रमुख विशेषता, दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वह है अति यथार्थवादिता। पहले है घोर वैयक्तिकता, घोर वैयक्तिकता और जो दूसरी विशेषता है वह है अति यथार्थवादिता। अति यथार्थवादिता और घोर वैयक्तिकता के साथ ही इस युग का प्रारंभ होता है और तार सप्तक जिनका प्रकाशन, तार सप्तकों का जो प्रकाशन होता है वह अज्ञेय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अज्ञेय द्वारा। अज्ञेय द्वारा, जिनका आप लोग नाम जानते होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इन चारों तार सप्तकों का प्रकाशन किया। इन जो चार तार सप्तक हैं उनका प्रकाशन करते हुए इन्होंने उस तार सप्तकों में 7 कवियों को रखा, उनकी कविताओं को रखा, इसलिए इन्हें तार सप्तक कहा जाता है। इनका सन देख लेते हैं, किस सन में। जो प्रथम तार सप्तक है अज्ञेय द्वारा प्रकाशित प्रथम तार सप्तक है उसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में होता है। द्वितीय जो तार सप्तक है, द्वितीय तार सप्तक उसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में होता है और तृतीय तार सप्तक का जो प्रकाशन है, तृतीय तार सप्तक उसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है और चतुर्थ तार सप्तक का जो प्रकाशन है, चतुर्थ तार सप्तक उसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में होता है। 1979 ईस्वी में ये जो तार सप्तक हैं, चारों तार सप्तक हैं, इनका प्रकाशन अज्ञेय द्वारा होता है और इसमें 4 कवियों के होने के कारण, इसमें 7 कवियों के होने के कारण इसे सप्तक कहा गया है। 7 कवियों द्वारा इसमें 7 कवियों की कविताएं इसमें संग्रहित हैं, इसीलिए इन्हें तार सप्तक कहा जाता है। इन तार सप्तकों के साथ ही प्रयोगवाद युग का समापन होता है। प्रयोगवादी युग के समापन के पश्चात इस काल की जो विशेषता मैंने आपको बता दी कि इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, जो प्रमुख विशेषताएं थीं, उनमें विशेषता थी घोर वैयक्तिकता। घोर वैयक्तिकता मीन्स होता है अपने आप या किसी इंडिविजुअल या किसी एक व्यक्ति के जीवन से उनके जो जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनका चित्रण हम जब करते हैं तो उसे हम घोर वैयक्तिकता कहते हैं। अब यथार्थवादिता, जो सच्चाई है, समाज में फैली हुई सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसका जब चित्रण करते हैं तो वहाँ पर घोर अति यथार्थता हो जाती है, अति यथार्थता हो जाती है। इसके पश्चात एक नए युग का आरंभ होता है जिसे हम नई कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? नई कविता। नई कविता युग का आरंभ हो जाता है। नई कविता युग का जो आरंभ है वह होता है नई कविता। पहले इसे और अच्छे से देख लेते हैं। प्रयोगवादी युग में जो कवि और रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। कवि और रचनाओं के साथ इसका समापन होगा। कवि कौन कौन से थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी जो प्रयोगवादी युग में हमें देखने को मिलती हैं। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र कवि, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख।
खुशबू के शिलालेख, और दूसरे कवि के रूप में हम देखते हैं अज्ञेय को देखते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग अभी बताया, आप जानते होंगे। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की रचना है सुनहरे शैवाल। सुनहरे शैवाल रचना है, और ये जो कवि हैं और ये जो रचनाएं हैं ये प्रयोगवादी युग की रचनाएं हैं, और इन रचनाओं तथा इन कवियों का इस युग की कविता में महान योगदान था। और इस काल के और कवियों और भी बहुत सारे कवि आते हैं, जिनमें गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान तथा अज्ञेय, जिनकी रचनाएं सुनहरे शैवाल और हरी घास पर क्षण भर तथा आंगन के पार द्वार, ये रचनाएं आती हैं। और इन रचनाओं के साथ ही इस प्रयोगवादी युग का आरंभ होता है, और आज हम आपको यही इसका समापन करते हैं। प्रयोगवादी युग के साथ ही इसका समापन करते हैं। अगले वीडियो में इसमें जो शेष हिंदी पद्य साहित्य के जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनका हम उनकी व्याख्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर हम उसके विषय में आपको बताएंगे। और इसके पहले आप इस वीडियो को देखिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको अगला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे संबंधित होगा। इसमें आने वाली अगली चीज़ों पर चर्चा की जाएगी, और आप लोग सभी लोग इस वीडियो को देखते रहिए। और इस वीडियो के समापन के पश्चात इसका संपूर्ण PDF आपको भेज दिया जाएगा। और हिंदी, जैसे आप लोग देख रहे हैं, हिंदी पद्य साहित्य है, तो हिंदी पद्य साहित्य में ही लिखना है, काव्य साहित्य में ही लिखना है। शुरुआत के पेजों में इनको लिखना है। ये जो PDF में भेजूंगा उसको शुरुआत में ही पद्य वाले भाग में लिखना। अगर गद्य साहित्य का इतिहास आता है तो गद्य वाले भाग में लिखना, और वो संपूर्ण PDF आपको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो भी बचेगा, और इसके समापन के पश्चात नए चैप्टर की शुरुआत होगी, पाठ की शुरुआत होगी, उसकी व्याख्या कराई जाएगी, कवि का जीवन परिचय लिखवाया जाएगा। उसके पश्चात फिर जो भी चीज़ें होंगी वो बताते रहेंगे। किसी भी समस्या के लिए आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 10 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो खुला रहेगा, और अपनी समस्याओं को शेयर करिएगा, कहिएगा, उसका निराकरण तुरंत, उसका निदान तुरंत मिलेगा आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।